हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2। तो पहला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप उसकी पढ़ाई करते रहिए और जो भी डाउट है उसको पूछते रहिए। पहला लेक्चर थोड़ा टिपिकल था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको आसानी से लेक्चर समझ में आएंगे। मैक्सिमम रिएक्शंस पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और उसके पहले कोऑर्डिनेशन में सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। बस उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। सॉल्ट एनालिसिस आपके लैब मैनुअल का पार्ट है और जेईई एडवांस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, तो बहुत अच्छे से आप याद करिए, तैयारी कीजिए इसकी बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइट और बाईसल्फाइट के बारे में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कैसे कैसे रिएक्शंस हो रहे थे, कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि SO2 जो गैस निकल रही थी, SO2 गैस कहाँ से निकल रही थी? जब हम सल्फाइट या बाईसल्फाइट का रिएक्शन कर रहे थे डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो हमने इसका रिड्यूसिंग नेचर देखा था ना भाई। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम SO2 का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ब्रोमीन को Br नेगेटिव पे भेज देता है। मतलब क्या हुआ कि ब्रोमीन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो इससे इसका क्या पता चल रहा है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि ब्रोमीन जो होता है वो ब्राउन वेपर होता है और Br नेगेटिव कलरलेस होता है। तो इससे भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि जो हमारे आयन हैं वो सल्फाइट या बाईसल्फाइट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर का होता है और ये कलरलेस। ठीक, इसके अलावा अगर हम पोटेशियम आयोडेट लेते हैं तो इसको ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और बाकी बाई प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं, हमें बेसिकली टेस्टिंग करनी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं ना अपन। तो आयोडीन पे ये कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हम इसमें स्टार्च ऐड करते हैं तो जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो डीप ब्लू कलरेशन देता है। तो यहाँ से भी सल्फाइट या बाईसल्फाइट की टेस्टिंग हो जाती है। बाकी रिएक्शंस मैंने आपको लिखा दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन सल्फाइट एंड बाईसल्फाइट। जैसा हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में किया था, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे करने वाले हैं। मैंने पहले ही आपको एक पॉइंट दे के लिखाया था कि जैसा कार्बोनेट की टेस्टिंग करते हैं वैसा ही हम सल्फाइट की करते हैं, और जैसा बाइकार्बोनेट का करते हैं वैसा ही बाईसल्फाइट का करते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो होने वाला है। देखिए, लिखिए इसको, डिस्टिंग्विश बिटवीन सल्फाइट एंड बाईसल्फाइट। तो वहाँ हमने क्या किया था, CaCl2 का रिएक्शन कराया था। तो अगर तुरंत पीपीटी दे देता है तो क्या होता है, कार्बोनेट, तो यहाँ पे सल्फाइट हो जाएगा। ठीक है, वाइट पीपीटी आ जाता है, कैल्शियम सल्फाइड का वाइट पीपीटी आ जाता है। और बाईसल्फाइट नो पीपीटी। यहाँ कैल्शियम क्लोराइड की जगह पे हम मैग्नीशियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, लेड एसीटेट भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, लेड एसीटेट भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। इसके अलावा AgNO3 भी ले सकते हैं। तो AgNO3 Ag2SO3 का वाइट पीपीटी देगा। तो ये सारे रिएजेंट आप ले सकते हैं जो कि वाइट पीपीटी देंगे और बाईसल्फाइट वाइट पीपीटी नहीं देगा। ठीक है, दूसरा टेस्टिंग देखते हैं अपन। लिटमस पेपर,
तो जब लिटमस पेपर को हम लेकर आते हैं तो जो अपना सल्फाइड होता है ये अल्कलाइन मीडियम जैसा टेस्ट देना शुरू करता है, जबकि बाईसल्फाइड न्यूट्रल मीडियम की तरह बिहेव करता है। तो सल्फाइड क्या होगा, अल्कलाइन टेस्ट देगा, अल्कलाइन मीडियम की तरह बिहेव करेगा, और ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा। बताते हैं क्यों। देखिए, अगर सल्फाइड का रिएक्शन हमने वाटर के साथ किया तो इससे ये H लेगा, H प्लस लेके HSO3 माइनस प्लस OH निगेटिव बनाएगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं HSO3 माइनस प्लस H2O, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके H2SO3 बना लेगा प्लस OH निगेटिव बना लेगा। ये इसका अस एसिड हो गया। तो यहाँ पे जो OH निगेटिव मिला इसका अमाउंट ज़्यादा रहता है। OH निगेटिव का अमाउंट अगर ज़्यादा रहेगा तो ये अल्कलाइन मीडियम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जबकि ये यहाँ पे एज ए एसिड है और यहाँ OH निगेटिव है, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल मीडियम की तरह बिहेव करता है। आप देखो यहाँ पे ये सल्फ्यूरस एसिड है और ये OH निगेटिव, तो ओवरऑल जो इसकी एसिडिटी होती है और ये बेसिसिटी होती है, ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं और ये न्यूट्रल मीडियम की तरह बिहेव करता है। तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं सल्फाइड और बाईसल्फाइड को। तो आई होप आपको चारों आयंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड। नेक्स्ट 3 आयंस हम देखते हैं, सल्फाइड, नाइट्राइट एंड एसीटेट। इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हेडिंग डालना आप सोडा एक्सट्रैक्ट, सोडा एक्सट्रैक्ट। तो जब हम लैब में जाते हैं तो जो सॉल्ट मिलता है ज़रूरी नहीं वो सॉल्ट जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो। तो अगर सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है तो उसके लिए हम सोडा एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सोडा एक्सट्रैक्ट हमें बनाना पड़ता है। ये होता क्या है, देखिए आप, इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, और इसमें हमने 1 पार्ट सॉल्ट लिया, जो भी सॉल्ट मिलेगा हमें, प्लस 3 पार्ट हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। दैट्स वाई ये सोडा एक्सट्रैक्ट होता है। इसको कई जगह पे सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं SE, ये बहुत जगह मिलेगा आपको। तो ये अपन ऐड करते हैं 3 पार्ट सोडियम कार्बोनेट। जनरली ये 15 से 20 ग्राम रहता है और ये 5 ग्राम सॉल्ट रहता है, और इसमें लगभग 20 ml अपन वाटर मिलाते हैं और इसको बॉयल करते हैं 10 से 15 मिनट तक। तो इसको हमने बॉयल किया 10 से 15 मिनट तक और उसके बाद फिल्टर कर लिया। तो फिल्टर करने के बाद जो हमें मिलेगा, एक तो रेसिड्यू मिल गया, उसको हटा दो, और जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसको बोलते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। बात समझ में आई। सोडा एक्सट्रैक्ट कहाँ यूज करते हैं, व्हेन सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, soda extract is used, sodium carbonate is used as other salts of sodium are soluble in वाटर। ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो लिख लीजिएगा आप। तीसरा पॉइंट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आर नॉट यूज्ड फॉर टेस्टिंग विथ
सोडा एक्सट्रैक्ट। फोर्थ पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट इज डन बाय पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, द एक्सेस Na+ remained in soda extract is neutralized by suitable acid तो ओवरऑल हमने सोडा एक्सट्रैक्ट में क्या किया कि PbSO4 की वाइट पीपीटी हमारे पास पहले से थी। ठीक है, और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, पीपीटी बना रहा था। फिर हमने क्या किया, इसको सोडा एक्सट्रैक्ट में डिजॉल्व करने की कोशिश की। तो देखो आप, अब यहाँ पे PbSO4 है, यहाँ पे PbCO3 मिल गया। तो यहाँ से यहाँ पे PbSO4 की पीपीटी थी, यहाँ पे PbCO3 की पीपीटी आ गई, लेड कार्बोनेट की। तो बोल सकते हैं पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन है, पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन, या फिर बोल सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आई? तो एक्सेस ऑफ Na+ जब भी रहेगा तो हमें अगर न्यूट्रल सोडा एक्सट्रैक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोई भी सूटेबल एसिड ले लेंगे और उसके अनुसार हम इसको आराम से न्यूट्रल कर सकते हैं। ठीक है, यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमारा सॉल्ट जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। देखिए, वाटर में हम सारा काम कर रहे थे, एक्वस मीडियम में सॉल्ट को डाल दे रहे थे, सॉल्ट लेकर उसमें पानी डाल रहे थे, फिर डाइल्यूट HCl या जो भी रिएजेंट हमें ज़रूरत पड़ रही थी H2SO4 की, तो उसको हम ऐड कर रहे थे, राइट। और वहाँ से हम टेस्टिंग शुरू कर ले रहे थे, लेकिन कुछ कुछ सॉल्ट जो रहते हैं वो उसमें सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए हमने सोडा एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, हमें पहले से सुटेबल रिएजेंट मिलाना पड़ता है या उस फॉर्म में लाना पड़ता है सॉल्ट को, ताकि हम टेस्टिंग कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं सल्फाइड की टेस्टिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये अपना 5th एनायन होगा, टेस्टिंग ऑफ सल्फाइड। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें सॉल्ट है, हमें नहीं मालूम कौन सा सॉल्ट है, हमने इसमें डाइल्यूट HCl मिलाया। ठीक है, डाइल्यूट HCl जैसे मिलाया हमें मिल गया H2S, ये हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ से अगर H2S निकलेगी तो H2S की प्रॉपर्टी देखेंगे अपन। तो सबसे पहली बात, रॉटेन एग लाइक स्मेल, ये लैब में बनता भी है, आप लोग भी बनाना, रॉटेन एग लाइक स्मेल। दूसरा, रिड्यूसिंग इन नेचर, तीसरा पोलर, चौथा एसिडिक, पांचवा कलरलेस। रिड्यूसिंग नेचर की बात कर लें तो अगर जो ये गैस निकल रही थी हमारी,
इसके सामने हमने एक फ़िल्टर पेपर लाया और वो फ़िल्टर पेपर पहले से K2Cr2O7 में सोक्ड था। तो डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर। तो पहले से क्या था? ये ऑरेंज कलर का था। ठीक, जैसे H2S गैस इससे पास कराया हमने तो क्या हो जाएगा? ऑरेंज फिल्टर पेपर विल टर्न ग्रीन। होगा ना भाई? बताइए क्या हो जाएगा? Cr+3। ठीक है, ये क्या है? ये है फिल्टर पेपर सोक्ड इन K2Cr2O7। ठीक है, तो हुआ क्या होगा? CrO4 2 नेगेटिव प्लस H2S। तो ये सल्फ़र मिला होगा। बोलो, बता चुका हूँ मैं बहुत बार आपको कि सल्फ़र पे जाता है ये -2 प्लस यहाँ पे +3 मिल जाता है। क्लियर? ठीक है, अगला देखते हैं अपन कि अगर हमने लेड एसीटेट का फ़िल्टर पेपर लिया, मतलब कि फ़िल्टर पेपर को लेड एसीटेट में डाला और उसको सोख करके बाहर निकाला। ठीक है, तो वाइट कलर का होता है ये लेड एसीटेट और यहाँ से H2S गैस निकलेगी। ठीक है, तो जो H2S गैस रहेगी ये इस वाइट पेपर को, ये बेसिकली वाइट पीपीटी बनाता है लेड एसीटेट, वाइट पेपर को ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि ये PBS बनाता है, लेड सल्फाइड बनाता है, ये ब्लैक पीपीटी देता है। तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा आपके फ़िल्टर पेपर को। ठीक है, फिल्टर लेड एसीटेट। ठीक है, ये वाइट कलर का रहता है पहले। समझ में आया? इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। तो इसमें हमने लिया Na2FeCN5NO। NO लिया, यहाँ पे NO+1 में रहता है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन अगर हमने कराया सल्फाइड आयन के साथ, ठीक, तो ये बनाएगा हमें यहाँ NO+1 में रहता है और इसका रिएक्शन अगर हमने कराया सल्फाइड के साथ H2- के साथ, ठीक है, तो ये देता है Na4FeCN5NOS। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है। बेसिकली अभी भी इस पे +2 है और ये भी +2 है, बट लिगेंड बदल गया है। ठीक है, लिगेंड बदला है ना, तो जैसे NO है, इसने सल्फाइड के साथ रिएक्शन किया और NOS बनाया। ठीक, मोनोथायोनाइट्राइटो। ठीक, तो इसने NOS बनाया। ये +1 था, ये -2, फिर से यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ पे, तो बेसिकली अगर इस पे माइनस चार्ज आया तो ये -1 हो गया, ये -5 हो गया, तो ये टोटल हो गया -6 और यहाँ से -4 जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे +2 रहेगा, यहाँ पे भी +2 रहेगा। तो ये रेडॉक्स नहीं है, रेडॉक्स नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे कलर आता है, जो यहाँ पे वॉयलेट कलर आता है, शानदार वॉयलेट कलर आता है, वॉयलेट कलर। ये क्यों आता है, देखो आप यहाँ पे NO+ है और यहाँ NOS है, तो ओवरऑल लिगेंड का चेंज आ रहा है। तो लिगेंड चेंज रिएक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल चेंज होती है और एनर्जी जब चेंज होती है उसके कारण यहाँ पे वॉयलेट कलर आता है। तो इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ठीक है। ये रेडॉक्स नहीं है, लिखना, चेंज इन कलर इज ड्यू टू लिगेंड चेंज रिएक्शन। और कैसे चेंज हुआ ये आपको मैंने बताया कि NO ने सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा के NOS दिया, ठीक है, लिगेंड चेंज रिएक्शन, सो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल चेंजेज, ठीक। इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ जो हमने सल्फाइड लिया है ना, ये सल्फाइड जो है H2 निगेटिव जो है इज नॉट फ्रॉम H2S। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं लिया है, जो सल्फाइड आयन है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से नहीं आया। तो आया कैसे होगा ये सोचते हैं, तो आप देखो ज़रा, यहाँ पे ये Na4 हो गया Na2 से, मतलब ये आया कहाँ से होगा, Na2S से। इसको मैं थोड़ी देर बाद और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि जो सल्फाइड आयन होता है वो जब हम H2S लेते हैं तो उतना ज़्यादा सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन नहीं मिल पाता है। कंसंट्रेशन नहीं मिल पाने के कारण H2S अगर लेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती है, ठीक है। ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड नहीं जाएगी, मतलब क्या हुआ कि H2S की जगह पे हमें कुछ और लेना पड़ता है। तो H2S की जगह पे कुछ और लेना पड़ता है, मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, ठीक है। Na2S हम लेते हैं, इसको नोट डाउन करिए आप। नेक्स्ट टेस्ट है मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। ये सारे नेम रिएक्शंस हैं, देखो मिथाइलिन ब्लू कलर से आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है, तो इसको नाम के थ्रू मैंने आपको बताया। ब्राउन रिंग टेस्ट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है IIT में पूछे जाने की। तो इसमें हम लेते हैं पैरा NN डाइमिथाइल एनिलीन। एनिलीन के पैरा पोजीशन पे हमने डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल ले लिया, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हमने कराया सल्फाइड के साथ और Fe3+ भी लेते हैं, तो ये बहुत शानदार ब्लू कलर का कंपाउंड देता है, जिसको बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, ये है मिथाइलिन ब्लू कंपाउंड। और Fe+2 में मिलता है हमें, ठीक है। तो ये है मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। इसमें हमने क्या किया कि पैरा एनन डाइमिथाइल एनिलीन लिया और उसमें हमने सल्फाइड को ऐड किया और Fe+3 फेरिक आयन भी लेते हैं, और जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो बहुत शानदार ब्लू कलर का आता है, जिसको हम बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू कंपाउंड। और Fe+3 Fe+2 पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए आप। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के अनुसार ही हम प्रिसिपिटेट की बात कर सकते हैं। तो आप नोट डाउन करना, all sulfides are
वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट 1A 2A एंड अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, solubility of sulfides। ठीक, अमोनियम सल्फाइड। अब जरा देखो आप, थ्री केसेस लिए मैंने। तो पहले में तो सिंपल था कि हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो H++ सल्फाइड आयन मिला। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ इतना ज़्यादा सल्फाइड आयन नहीं मिल पाता है कि ये रिएक्शन को प्रोसीड कर पाए, तो ये बोल सकते हो आप थोड़ा वीक है। ठीक, इसकी पीपीटी इतनी आसानी से नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैंने एसिडिक मीडियम लिया तो एसिडिक मीडियम लिया तो पहले से H+ प्रेजेंट है। ठीक, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। ठीक है, बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में H+ को ये खाएगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। दैट्स वाई मैंने वहाँ पे बेसिक मीडियम लिया था रिएक्शन को फॉरवर्ड कराने के लिए, क्योंकि हमें सल्फाइड आयन चाहिए था, सल्फाइड आयन चाहिए था। दैट्स वाई हमने क्या किया, OH नेगेटिव मतलब बेसिक मीडियम लिया। Na2S बना कैसे होगा, Na2S बना कैसे होगा, बेसिक मीडियम में ही तो बना होगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ सल्फाइड आयंस, स्ट्रेंथ ऑफ सल्फाइड आयंस, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये H2S इन बेसिक मीडियम, फिर क्या होगा, न्यूट्रल H2S, फिर क्या होगा, सबसे कमजोर होगा H2S इन एसिडिक मीडियम। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन करिए, बहुत अच्छा इसका एप्लीकेशन आने वाला है। ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से। अब आप बताओ कि पीपीटी की कंडीशन क्या होती है। मैंने बहुत पहले आपको कोऑर्डिनेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि पीपीटी की कंडीशन क्या होती है। कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा अगर आयनिक प्रोडक्ट हो जाए, बोलो बात समझ में आ रही है? तो आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा, जितना खा सकते थे उससे ज़्यादा खा लिया। याद आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने एक्सप्लेन किया था, जितना खा सकते थे उससे ज़्यादा खा लिया। अब आप यहाँ समझना थोड़ा कि अगर मैंने ले लिया कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है, सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है, तो अगर लोअर कंसंट्रेशन ही हम लेते हैं उसका तो आसानी से पीपीटी दे सकता है। सॉल्युबिलिटी इज ऑलरेडी लो, तो ये आसानी से पीपीटी दे देगा। यही तो पीपीटी की कंडीशन है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कंपाउंड्स जो होंगे, जैसे देखिए कंपाउंड्स हैविंग लो सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी लो है तुरंत पीपीटी देगा। बात समझ में आ रही है? मतलब मान लीजिए कि 100 अगर इसकी सॉल्युबिलिटी है और इसने 10 × 15 का कुछ खा लिया, लाइक A+ और B- बात करते हैं, ठीक, तो सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी लो है ना। अगर मान लो 100 की जगह मैं 10 ले ले रहा हूँ तब तो ये और जल्दी पीपीटी देगा। इसकी जगह मैं 5 ले रहा हूँ तब तो और ये जल्दी पीपीटी देगा। मतलब ये हुआ कि अगर KSP ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जाता है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है,
तब जाके हमें आयनिक प्रोडक्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा पीपीटी देने के लिए। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो आसानी से पीपीटी दे देगा। बात समझ में आ रही है? सॉल्युबिलिटी कम होगा तो पीपीटी आसानी से दे देगा, सॉल्युबिलिटी होगा तो पीपीटी आसानी से देगा। तो कंपाउंड्स जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है वो लोअर कंसंट्रेशन पे ही पीपीटी दे सकते हैं कि नहीं, बताओ। जिन कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी कम है वो लोअर कंसंट्रेशन पे पीपीटी दे सकते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। Ag+, Hg2+, Pb2+, Cd2+, Bi3+, ठीक है। इसके अलावा As+3+5, Sb+3+5, Sn+4+2, ठीक है। Cu+2, ये सारे के सारे लोअर कंसंट्रेशन पे ही अपनी पीपीटी दे देते हैं, ठीक। चलिए इसको मान लिया मैंने P, ठीक है। तो लोअर सॉल्युबिलिटी कब आ रही थी, तो ये न्यूट्रल या फिर एसिडिक में ही ये मिल जाएंगे हमें। बात समझ में आ रही है? एसिडिक H2S में ही हमें मिल जाएंगे, क्योंकि वहीं पे सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन सबसे कम थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने ले लिया न्यूट्रल H2S, तो ये लो सल्फाइड कंसंट्रेशन में ही पीपीटी दे रहे थे। तो इससे ज़्यादा सल्फाइड के कंसंट्रेशन में तो पीपीटी देंगे ही। कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, अभी भी KSP कम है तो पीपीटी देगा। तो यहाँ पे हो जाता है न्यूट्रल H2S में P+Zn+2। बात समझ में आई? P+Zn+2। अब देखिए इसके बाद आता है आपका बात, न्यूट्रल हो गया, अब है बेसिक H2S में कौन कौन से आते हैं ये देखते हैं अपन। तो देखो, ऑल सल्फाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट 1A 2A एंड अमोनियम सल्फाइड। समझ में आया? तो यहाँ पीपीटी कौन कौन देगा? ऑल सल्फाइड्स, सारे सल्फाइड्स देंगे पीपीटी। बस कौन कौन नहीं देगा? 1A 2A एंड अमोनियम सल्फाइड। बात समझ में आई? तो लिख सकते हैं ऑल सल्फाइड्स एक्सेप्ट 1A 2A एंड अमोनियम सल्फाइड। फिर से सेम लॉजिक आएगा। क्या रीजन था? इस पे चार्ज कम है, 1A चार्ज कम है, Na+, Cs+, Rb+, चार्ज कम है, ठीक है। पोलराइजेशन कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम आएगा। तो ऐसे समझ सकते हो कि ये आयनिक ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये पीपीटी आसानी से नहीं देगा। बात समझ में आई? बाकी आप ध्यान से देखो सारे को। ये देखो Hg2+, Pb2+, +3+2+2, ये सारे के सारे। तो इनमें क्या है? चार्ज ज़्यादा है तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी इनकी घट जाएगी। अगर सॉल्युबिलिटी घटेगी तो आसानी से ये पीपीटी बना सकते हैं। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मान लो मैंने कराया अल्युमिनियम +3 का रिएक्शन कराया सल्फाइड के साथ, एक्वस मीडियम लिया, ठीक है। तो जैसे रिएक्शन कराया तो बनना चाहिए Al2H3, ठीक है, ये बनना चाहिए। लेकिन ये Al2H3 इंटरमीडिएट होता है, ये बनता है लेकिन तुरंत ये क्या होगा? ये AlOH होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसी तरीके से क्रोमियम है +3, तो ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, बोल सकते हो। अगर बनता है बहुत जल्दी से ये इसमें टूट जाता है, ठीक है। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड बनाता है। सेम यहाँ पे ये भी होगा कि अगर ये क्रोमियम सल्फाइड बनाया
लेकिन ये तुरंत क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, ये भी डायरेक्ट MgOH का होल्ड ट्वाइस में मिलता है। बात समझ में आई? इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन आ सकता है इससे। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फेरिक आयन अगर हमने एसिडिक मीडियम लिया सल्फाइड का, तो ये Fe2H3 नहीं बनाता है, Fe2H3 नहीं बनाता है। ठीक है, बनाना तो चाहिए ना, Fe का रिएक्शन करा रहे हैं, +3 का रिएक्शन करा रहे हैं सल्फाइड के साथ, तो Fe2H3 बनाना चाहिए, बट ये नहीं बनाता है। ये बनाता है Fe+2 प्लस सल्फर की टर्बिडिटी आती है। अगर Fe+3 मैंने लिया और न्यूट्रल मीडियम लिया, तो Fe+2 Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट होगा और सल्फ़र मिलेगा, फिर ये H2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और FeS मिलेगा, आयरन सल्फाइड मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने बेसिक मीडियम लिया तो हमें Fe2H3 मिल जाता है। आप रीजन बहुत आसानी से दे सकते हो। क्या होगा, यहाँ पे सल्फाइड की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया आपको। तो यहाँ पे सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं है, तो ये आसानी से अपना PPT नहीं दे पा रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसका KSP बहुत ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? इसकी KSP बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। अब मैंने PPT की बात करी है, तो देखो आप, ठीक है, पहला केस लेते हैं हम एसिडिक मीडियम, H2S इन एसिडिक मीडियम। तो बताओ कौन कौन से टेस्ट देंगे, जल्दी से बताओ। PPT कौन कौन सा देगा बताओ, मैंने बताया अभी जस्ट आपको। तो कौन कौन सा टेस्ट देगा? ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ये देगा नहीं 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 नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर H2S मैंने लिया न्यूट्रल मीडियम में, तो इसको मैंने P माना था, P+Zn माना था, तो ये दे देगा, ये सेम रहेगा। सर आप कैसे कर ले रहे हो? इजी है, कुछ देर के बाद आपको भी याद हो जाएगा। जब हम केटाइंस पढ़ेंगे ना, तो सबका सिस्टमेटिक तरीका है। आगे होंगे प्रभु, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद, ऑल करोड़पति फ़कीर, निको मंजन, भारत सरकार। तो ये सारे केटाइंस को याद करने के तरीके हैं, वहाँ पे हम देखेंगे। आप जब रिपीट करोगे, मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा लेक्चर कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, तो आपको फील आनी शुरू होगी। इसमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बट बाद में आप कर लोगे। अब देखो, अगर H2S मैंने ले लिया और बेसिक मीडियम लिया, तो सारे के सारे दे देंगे। बोलो, सारे देंगे? सब दे देंगे, क्योंकि कौन कौन से इनसॉल्युबल थे बताओ, कौन कौन से इनसॉल्युबल थे? सारे के सारे इनसॉल्युबल थे। सॉल्युबल कौन कौन सा था एसिडिक बेसिक मीडियम में? सॉल्युबल कौन कौन सा था, जल्दी से बताओ। 1A 2A एंड आगे अमोनियम सल्फाइड, बाकी सब इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट लिखते हैं। ये क्या देगा? Ag2S, ये देगा HgS, ये देगा PbS, ये देगा CvS, ये देगा Bi2H3, ये देगा CdS, ये देगा Al2H3
राइट? नहीं, AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस, ठीक है। ये Fe2H3 दे सकता है अगर हमने बेसिक मीडियम लिया। ये देगा NiS, ये देगा COS, ये देगा MnS और ये देगा ZnS। बात समझ में आई? अब देखो कलर की बात कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सल्फाइड्स आर ब्लैक इन कलर, मोस्ट ऑफ द सल्फाइड्स आर ब्लैक इन कलर एक्सेप्ट ZnS, ये होता है वाइट का। MnS, इसको पिंक बोल लो या बफ कलर बोल लो, ठीक है। बीफ का जो कलर होता है वो बफ कलर होता है, मांस याद रखना, ठीक है। CDS येलो। Bi2H3 को हम बोलते हैं ब्राउनिश ब्लैक, ये दोनों के बीच में आता है। तो अगर ब्लैक भी आए तो भी मार्क करना है, ब्राउनिश ब्लैक आए तो भी मार्क करना है, ठीक है। IIT में एक बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा और भी 2-3 हैं, वो अपन जब केटायन की टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, जिसमें टीन आ जाता है और आर्सेनेट आयंस आते हैं, तो उसकी बात करते हैं, ठीक। बाकी सब यहाँ पे देखो, बाकी सारे के सारे ब्लैक कलर के होंगे। तो देखो इसको हटा दो, ये येलो हो जाएगा। CDS कहाँ है? ये येलो, MnS ये पिंक, ये वाइट। शुरू करें। ये मैंने आपको बताया था कि लेड एसीटेट का फिल्टर पेपर ले रहे थे तो PVS बना रहा था ब्लैक। देखो सब ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक, ये है ब्राउनिश ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, ठीक है। ये तो आप जानते हैं AlOH का होल थ्राइस वाइट टर्बिडिटी देता है। ये क्या हो जाएगा? +3 है, क्रोमियम है तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। वाइट टर्बिडिटी, ये वाइट हो जाएगा, ये फिर से ब्लैक हो जाएगा, ये भी ब्लैक होगा, ये भी ब्लैक होगा। बात समझ में आई? ठीक है। ये 3 जो है इस केस में जो है यहाँ पे ये वाइट पिंक या फिर बफ बोल लीजिए येलो कलर। इसके अलावा बात आती है SN की, SB की और AS की, ठीक है। तो ये होता है आपका येलो कलर और ये होता है येलो कलर, ये होता है ऑरेंज कलर। तो ये आपको याद हो जाएगा जब अपन केटायन को पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट बाय AgNO3, PbNO3, HgNO3, ठीक है। तो अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो ये Ag2S का ब्लैक PPT दे देगा, PbNO3 के साथ रिएक्शन कराया ठीक है, तो ये दे देगा हमें PbS की ब्लैक PPT। HgNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो ये हमें दे देगा HgS की ब्लैक PPT। अब इसका रिएक्शन हमने कराया डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो ये देगा AgNO3, ठीक है, प्लस सल्फर की टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी ऑफ सल्फर, यहाँ पे भी टर्बिडिटी ऑफ सल्फर प्लस AgNO3 मिल जाएगा, यहाँ पे PbNO3 मिल जाएगा,
सल्फर टर्बिडिटी। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं होता है। तो आप याद करो, जब HNO3 के साथ डिजॉल्व नहीं हो पा रहा था तो हमने क्या किया था, एक्वा रेजिया लिया था, एक्वा रेजिया ले लिया। तो यहाँ से हमें मिल जाता है HgCl2 प्लस सल्फर प्लस NO। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पे अपना सल्फाइड खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन टेस्ट ऑफ नाइट्राइट आयन। टेस्ट ऑफ नाइट्राइट आयन, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ऑल नाइट्राइट्स आर वाटर सॉल्युबल, लगभग सारे होते हैं एक्सेप्ट AgNO2, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। ठीक है, देखो आप सॉल्ट लिया नाइट्राइट का, NaNO2 ले लिया मान लो। अब इसमें हमने डाला डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो NO2 माइनस प्लस H प्लस, ये बनाएगा HNO2। HNO2 बनाया, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये टूटेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा ना। ये तो हमने पढ़ लिया ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, बताइए HNO3 के बनाने के प्रोसेस में पढ़ा था ना। तो HNO2 टूटेगा तो एक हायर एक लोअर, ठीक है। ये NO ऑक्सीडाइज होती है और NO2 बनाती है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ से डाइल्यूट HCl डाला तो ये NO गैस निकलती है और NO गैस एयर के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होती है और NO2 गैस निकलती है। और NO2 गैस का कलर क्या होता है बताओ आप, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर गैस। ठीक है, ये ब्राउन कलर गैस निकलेगी। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। NO2 पैरामैग्नेटिक होता है, NO2 एंड NO मिला के N2O3 देते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। तो वो SRP के डेटा के अनुसार अपन डील कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि इसका SRP होता है 1.00। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा SRP वाला आ जाए तो यहाँ पे ये क्या करेगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर इससे कम वाला आएगा तो वहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और इससे अगर ज़्यादा वाला आएगा तो उसकी जगह पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो बोल सकते हो आप HNO2 acts as oxidizing as well as reducing agent। तो देखो आप HNO2 लिया प्लस Fe+2 ले लिया, तो यहाँ पे ये Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, HNO2 प्लस I नेगेटिव लिया, I2 से I नेगेटिव, SRP बताइए 0.54, Br2 से Br नेगेटिव,
SRP 1.09, क्लोरीन का 1.36, मैग्नेट का 1.51। देखो I नेगेटिव SRP क्या है 0.54, इसका SRP क्या है 1.00, तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो इसको ये I2 पे कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे आप स्टार्च ऐड करो तो डीप ब्लू कलरेशन, देख रहे हो। अब मान लो मैंने लिया HNO2 और यहाँ पे मैंने Br2 लिया, तो क्या होगा, इसका SRP ज़्यादा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और HNO3 पे भेजेगा। एक्सेप्शन नहीं है, लोग यही कन्फ्यूज होते हैं कि सर आयोडीन को कर दे रहा है, ब्रोमीन को क्यों नहीं कर पा रहा है। तो भाई आप सीधे सीधे डेटा से देख लो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमें ज़्यादा डेटा याद नहीं करना, बट रिपीट करोगे ना तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आसानी से हो पाएगा, रादर देन कि एक्सेप्शंस के थ्रू समझने की कोशिश करोगे। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, समझने की कोशिश करो, इनके लॉजिक को समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे Br2 अपना वेपर था रेडिश ब्राउन कलर का और यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो ब्राउन वेपर। अब HNO2 का रिएक्शन अगर आप कराते हो Cl2 के साथ तो क्या हो जाएगा, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा HNO3 और क्लोरीन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, HNO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। HNO2 प्लस MnO4 नेगेटिव, तो ये भी दे देगा आपको HNO3 प्लस, यहाँ से दे देगा Mn+2, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से देखते हैं। HNO2 का रिएक्शन अगर हम कराते हैं नाइट्रोजन हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर -3, देन द प्रोडक्ट विल बी डाई नाइट्रोजन, +3 से -3 डाई नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अमोनिया it will give dinitrogen. If you will take amine CH3NH2 it will give dinitrogen plus CH3OH. Next, if you take sulfamic acid, then यहाँ से बॉन्ड टूटेगा and OH will get attached here and it will give sulfuric acid plus dinitrogen. Similarly, urea, both bond will get break, तो हमें मिल जाएगा डाइनाइट्रोजन प्लस CO2। थायोयूरिया देखते हैं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थायोयूरिया वाला कॉन्सेप्ट जो है ना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ केवल एक ही बॉन्ड टूटता है और एक बॉन्ड टूटेगा और हमें देता है, ये रीअरेंजमेंट कर लेता है आपस में और ये बनाता है HNCS प्लस डाइनाइट्रोजन देता है और इसका रिएक्शन अगर हमने कराया Fe+3 के साथ तो ये हमें दे देता है FeSCN का होल थ्राइस, ठीक है। और ये देता है रेड कलरेशन। इम्पोर्टेंट रिएक्शन से आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये तो आपने पढ़ रखा है, हमने ले लिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 प्लस सोडियम नाइट्राइट। यहाँ जंक्शन से हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना शुरू किया
यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 जो रहता है वो नाइट्रेट के भी टेस्टिंग करता है और वहाँ पे ब्राउन रिंग देता है, और हमें चाहिए नाइट्राइट की टेस्टिंग। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिया। तो देखो आप क्या होगा, NO2 माइनस H प्लस एब्जॉर्ब करेगा, HNO2 बनाएगा, HNO2 ऑक्सीडाइज करेगा Fe+2 को, तो Fe+3 प्लस NO बनाएगा। ये NO Fe+2 इस NO को एब्जॉर्ब करेगा और ब्राउन रिंग बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जंक्शन पे ब्राउन रिंग आ जाती है। लैब में आप देखोगे ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। शुरू में था हमारे पास और ये NO एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, तो ये नाइट्रो सील रहता है, बाद में नाइट्रोसोनियम हो जाता है। तो यहाँ पे ये +2 में था, यहाँ +1 में आ गया, तो ये D6 है, ये D7 है। म्यू की बात करें तो √15। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला ये हो जाएगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट भी देता है, नाइट्राइट भी देता है। नाइट्रेट कब देगा, जब हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, यहाँ डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं। दूसरा, ब्राउन रिंग अनस्टेबल होती है ना, क्योंकि ये +1 है, Fe+1 है, और Fe+1 अनस्टेबल होता है। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ब्राउन रिंग बनता कैसे है, तो Fe+2 NO को एब्जॉर्ब करता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट ऑफ एसीटेट। तो एसीटेट का कोई सॉल्ट लेते हैं और उसको उसमें हमने HCl, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डाला और थोड़ी देर तक गर्म किया, तो हमें एसिटिक एसिड के वेपर्स मिल जाते हैं, वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड। स्मेल कैसी होगी, विनेगर लाइक स्मेल। बात समझ में आई। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिटिक एसिड ले लिया और जब इसको अल्कोहल में डाला तो हमें फ्रूटी स्मेल मिलती है। ये रिएक्शन कई बार आपने देखा होगा। ये बना आपका एस्टर, फ्रूटी स्मेल, ठीक है। तो ये शानदार मौका है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं वो आसानी से जाएंगे और थोड़ा सा विनेगर पी लेंगे तो फ्रूटी स्मेल आएगी। पहले क्या था कि पहले उनके मुंह से लिकर के स्मेल आती थी, अब फ्रूटी स्मेल आएगी। बट ये रिएक्शन पेट के अंदर होगा तो लोगों को नहीं मालूम होता है, तो ये हम रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये काम आपको भी नहीं करना है। वैसे IIT में बच्चे बहुत सारा कांड करते हैं, उसमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट कांड है, ठीक है। वो सब आप प्रैक्टिस ना करो तो बेटर है। नेक्स्ट एसीटेट है, अगर इसका रिएक्शन कराते हैं हम Fe+3 के साथ तो ये रेड कलरेशन देता है, नॉट PPT। इसको हीट करेंगे तो ये रेड PPT देता है, ठीक है। एक और रिएक्शन, दूसरा सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो नोट डाउन करना, ऑल एसीटेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag+, Cu+2, Ag2 2+, ठीक है। तो जैसा मान लो मैंने एसीटेट का रिएक्शन कराया Ag के साथ,
तो हमें सिल्वर एसीटेट मिल जाएगा, वाइट पीपीटी। हीट करेंगे तो सॉल्युबल बन जाता है। ठीक है, तो एसीटेट के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप ए का सब ग्रुप 1 ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम ग्रुप ए का सब ग्रुप 2 करेंगे, जिसमें डाइल्यूट की जगह पे हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से आयन्स हैं। तो बेसिकली उसके अंदर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और ऑक्जेलेट, बोरेट और नाइट्रेट आता है। तो वो अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिएक्शंस को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आप जितना ज़्यादा शीट सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लेक्चर क्लासरूम में नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके शीट सॉल्यूशंस नहीं हो पा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1 आपको असाइनमेंट में दे दिया जा रहा है, बट आपका ये धर्म है कि आप बाकी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करें ताकि आपका जेई का लेवल जो है वो बना रहे। ठीक है, तो अच्छे से आप करो उसको। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।